गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं डी परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और जिस तरह से दानी सर ने एक ऐलान करते हुए एक बड़ी जंग को शुरुआत करते हुए जो भारत के लगभग 10 से अधिक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनको क्रैक करने के लिए अपने बच्चों के लिए टीचिंग परीक्षा के बच्चों के लिए एक नई सीरीज का आगाज किया था जिसका नाम थे एनसीईआरटी बेस्ड आपकी पूरी की पूरी पीवाईक्यू सीरीज, जहां पर हम एसएससी और साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दानिश सर मेरे बाद में जुड़ने वाले हैं, उनकी तबीयत थोड़ी सी नाजायज है, आप सभी को बताएं। उनका थोड़ा सा आंखों का प्रॉब्लम है तो हो सकता है मेरे बाद में आ जाएंगे, पर फिलहाल मैं अभी कंटिन्यू करने वाला हूं। तो आप सभी के लिए मोटिवेट रखने के लिए, आप सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन। ना पूछ के मेरी मंजिल का है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछ की मेरी मंजिल का है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। और इसी वादे के साथ चलिए चलते हैं आज के हमारे विज्ञान के उन क्वेश्चन को देखते हैं जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए और कैसे पूछे गए। आप सभी लोग तैयार हो जाएंगे, ठीक है। दानिश सर भी आएंगे मेरे बाद में आने वाले, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको मैंने कल होमवर्क दिया था और सभी बच्चों ने उस क्वेश्चन का आंसर भी किया था। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये वो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एग्जामिनेशन में। क्योंकि हमारे धरती पर पलने वाले जितने भी पौधे हैं ना, ये इसी प्रोसेस के वजह से जिंदा है। अगर ये प्रोसेस ना होती तो भाई साहब शायद धरती पर पौधे नहीं होते, और शायद धरती पे पौधे अगर नहीं होते तो मांस भक्षी जानवरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती थी कि जिसके वजह से शायद अभी आज एक भी जानवर जिंदा नहीं रहता, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर रहेगा आपका अजीटोबैक्टर। क्या रहने वाला है? अजीटोबैक्टर रहने वाला है। और उसके साथ साथ हमारे एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है ये भी आपको बताना चाहूंगा। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये एक्चुअली आपके जो दाल वाली जो आपके पौधे होते हैं उनके जड़ों में पाए जाते हैं, बराबर है। माने कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो दाल वाली पौधों की तरह सब कैसे होता है जी? सहजीवी होता है। कैसे होता है? सहजीवी संबंध में रहता है। और उसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अजीटोबैक्टर जो एक प्रकार का नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है। और ये कैसे होता है जी? ये अकेला होता है। कैसे होता है? अकेला होता है। अकेला रहकर ही वो क्या करता है? हवा में मौजूद नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर कर वो जमीन में डालने का काम करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये क्लियर हो गया है? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अगर पूछा जाता है कि दाल वाली सब्जियां या दाल वाली जो पौधे होते हैं उनके साथ रहने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे। चलिए देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर करने वाला है। क्वेश्चन पूछा मैंने, क्या पूछा कि जो दाल वाली जो पौधे होते हैं जिसे हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, उनके जड़ों में रहने वाला बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में मदद करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है जी? राइजोबियम। ये आपको ध्यान में रखना है। और उसी तरह से हवा में मौजूद जो नाइट्रोजन होता है उसमें जमीन में डालने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। और उसके साथ साथ जो पौधे होते हैं इन सॉइल में मौजूद जो नाइट्रोजन डाला गया है वो कौन से रूप में अपनाते हैं? वो अपनाते हैं आपके नाइट्राइट्स के रूप में। कौन से रूप में? नाइट्राइट्स के रूप में अपनाते हैं, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के भाव में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इतना क्लियर हो गया है? इधर क्लियर हो गया है? ये अगर आपको समझ में आ गया तो ये एक डायग्राम हमें दी है हमारे एनसीईआरटी में। और जो बैक्टीरिया हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है उनको एक नाम से जाना जाता है, उनको बोला जाता है साइनो बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है? साइनो बैक्टीरिया बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और साइनो बैक्टीरिया में सिर्फ बैक्टीरिया ही आता है, बराबर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये अजीटोबैक्टर, और साथ में इसका नाम क्या है? इसे बोला जाता है ब्लू ग्रीन अलगी, माने कि इसे बोला जाता है नीले नीले हरे शैवाल बोला जाता है। और इनके अंदर एक प्रकार की कोशिका होती है जिसका नाम होता है नॉस्टॉक। क्या नाम होता है? नॉस्टॉक। और ये नॉस्टॉक क्या करता है? ये नॉस्टॉक जो होता है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम करता है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा।
और ये शैवाल है क्या? ये ब्लू ग्रीन अर्गी जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ये कोई शैवाल नहीं है जी। ये क्या है? ये है आपका बैक्टीरिया, जो कौन से ग्रुप में आता है? चलिए सभी लोग एक साथ आंसर करेंगे। मैंने पूछा आपको कि जो बैक्टीरिया आता है वो एनिमल किंगडम की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं अगर एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं, तो एनिमल किंगडम में जो बैक्टीरिया होता है वो कौन से वर्ग में आता है? वो कौन से वर्ग में आता है? वो आता है आपके मोनेरा नाम के ग्रुप में आता है। और ये कौन से बैक्टीरिया है? ये होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। माने कि प्रोकैरियोटिक्स वो जीव है, वो जीवाणु है जिनके अंदर भाई साहब न्यूक्लियस नहीं होता। क्या नहीं होता है जी? न्यूक्लियस नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मोनेरा नाम में आने वाले जितने भी जीव है उनके अंदर डीएनए आरएनए होता है। क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। डीएनए होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। क्या आरएनए होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। क्या डीएनए प्लस आरएनए दोनों भी एक साथ हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। माने कि बैक्टीरिया वो जीव है जिसके अंदर जो है डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, और डीएनए प्लस आरएनए दोनों भी हो सकते हैं। और ये सभी के सभी कहां पर मौजूद रहेंगे? इनके अंदर तो केंद्रक है नहीं, न्यूक्लियस तो है नहीं, तो ये सभी चीजें जिन्हें हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। ये आपको कहां पे मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको साइटोप्लाज्म में। कहां पे मिलेंगे जी? साइटोप्लाज्म में। माने कि ये मौजूद होते किसमें जी? कोशिका द्रव्य में मौजूद होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है क्या? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस के ऊपर हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे जल्दी से। फास्ट आंसर करेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, ठीक है? तभी जाकर जो है पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए कामयाब होगी। ठीक है? आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उसी तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आपका रिस्पॉन्स अगर कम हो गया तो सीरीज यहीं पे बंद हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज कंटिन्यू रहनी चाहिए तो आपके भी उसमें कुछ ना कुछ एफर्ट्स रहने चाहिए। ठीक है? इतनी मेहनत अगर आप सभी के लिए हम कर रहे हैं, कहने का मतलब ये कि आपको भी थोड़े भी एफर्ट करने हैं। बस एक बटन दबाना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। क्लियर है? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेगुमिनस प्लांट। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? राइजोबियम। क्या रहेगा? राइजोबियम। एक बात मुझे बताइए, ये पेनिसिलियम जो है ये क्या है? ये क्या है? ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है माने कि जीवाणु है, कि भाई साहब ये फंगी है माने कि कवक है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी देता हूं। ये भाई साहब कुछ भी नहीं है, एक प्रकार की अलगी है। ये क्या है? अलगी है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। इसका तो आंसर आपने दे दिया। ये पेनिसिलियम क्या है? आज के ही सेशन में मैंने पेनिसिलियम को एक्सप्लेन किया था। जो बच्चे मेरा डेली रेगुलर क्लास करते हैं उन सभी को पता है इसके बारे में। चलिए बताइए जी इसका आंसर क्या रहेगा? फास्ट आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम ये एक्चुअली एक प्रकार का फंगस है, एक प्रकार का कवक है। और आप सभी को पता है जो एक वैज्ञानिक हो गए थे हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के। ठीक है? वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी? पेनिसिलिन की खोज की थी। और ये पेनिसिलिन जो है एक प्रकार का क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है। क्या है? एंटीबायोटिक मेडिसिन है। और ये जनरली आपके जीवाणु को मारने के काम आता है। जीवाणु को क्या करता है? ये मारने का काम करता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस माने कि वो बैक्टीरिया है जिन्हें हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये काम करता है आपके दूध को कन्वर्ट करता है हमारी कर्ड में, माने कि दही में परिवर्तित करने का काम करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपर टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका उत्तर कौन करते हैं। और आप सभी को बता दूं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, उसके बाद प्लांट, यानी कि ये 5 किंगडम जो है इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा गया हर एग्जामिनेशन में। और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। फास्ट। विच गैस इज कन्वर्टेड इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन? चलिए जी सभी लोग आंसर करेंगे। जी बिल्कुल दूध में होता है। अर्नो जी। चलिए कन्वर्ट यूजेबल नाइट्रो
नाइट्रोजन कंपाउंड ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? एकदम इजी है क्या? एकदम पप्पी वाला क्वेश्चन है ये। ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछता है? बोलो, ऐसा भी कोई क्वेश्चन पूछता है? क्या बात है भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना? चलिए एक बात मुझे बताइए, मीथेन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मीथेन क्या है जी? मीथेन को कहां से पैदा होती है? ये एक्चुअली आपकी ग्लोबल वार्मिंग गैस है। क्या है जी? ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से मीथेन जो है इसे मार्श गैस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मार्श गैस बोला जाता है। और मार्श गैस होने की वजह से जो पैडी पैडी प्लांट्स होते हैं, माने कि जो धान की खेती होती है, जो धान की खेती होती है वहां से निकलने वाली गैस है। और ये कब निकलती है? जब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है उनको सड़ाया जाता है, उनको सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद वहां से निकलती है मीथेन गैस। और इसीलिए कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? आपका मीथेन रहेगा। और उसी तरह से जो बायोगैस होता है, बायोगैस में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस भी आपकी मीथेन ही रहती है। कौन रहती है? मीथेन ही रहती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर करेंगे, रेलवे एनटीपीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलिए सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे। सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे जबरदस्त तरीके से, ताकि आपका रिस्पांस ही आपकी इस सेशन को डिफाइन करेगा। चलिए बताइए जी, निम्नलिखित में कौन सा मुक्त जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया का उदाहरण है? यह क्वेश्चन अभी अभी हमने लिया था। अब देखो, राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ रहता है, माने कि ये मुक्त जीव कैसे हो गया? आपका आंसर रहेगा अजिटोबैक्टर। क्या रहने वाला है? अजिटोबैक्टर रहेगा। राइजोबियम जो होता है भाई साहब, राइजोबियम ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में होता है। राइजोबियम अकेला होता है। यहाँ पे बोला गया है मुक्त जीव, मुक्त जीव माने कि फ्री बैक्टीरिया। इसका आंसर आपका ए रहेगा। यहाँ पे आपने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आपका मोए मोए हो चुका है। क्लियर है? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? चलिए ये एकदम इजी, एकदम 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 इजी क्वेश्चन है। इसका कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा, इतने तो मैं आशा कर सकता हूं, इतना एक्सपेक्ट करता हूं आप सभी से। चलिए फास्ट आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा सूक्ष्म जीव। कौन सा होता है जी? लैक्टोबैसिलस होता है। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। और उसके बाद इसके बारे में हमने पढ़ा, ये एक प्रकार की फंगी होती है, एक प्रकार की फंगी माने कि एक प्रकार की कवक होती है, बराबर है। और प्रोटोजोआ क्या है जी? ये भी एक प्रकार का ग्रुप है। और ये कैसे होते हैं? प्रोटोजोआ में आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं जी? चलिए बताइए। एक कोशीय होते हैं, एक कोशीय होते हैं, बहुकोशीय होते हैं, बहुकोशीय होते हैं, या दोनों प्रकार के होते हैं? देखते हैं कौन इसका उत्तर करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। चलिए बताइए। प्रोटोजोआ में जो ग्रुप आते हैं, माने कि जो जीव आते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक कोशीय होते हैं, बहुकोशीय होते हैं, या दोनों प्रकार के होते हैं? चलिए इसका आंसर क्यों कौन करेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर है। और इसके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। अमीबा, उसके बाद पैरामेशियम, पैरामेशियम, और एक उदाहरण तो कभी नहीं भूलना, वो है आपका युगलिना। क्या है? युगलिना। युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें जिसमें जीव माने कि जंतु, ऐसा जीव है जिसके अंदर जंतु और पादप इन दोनों के गुण होते हैं। जंतु और पादप दोनों के गुण होते हैं, माने कि जंतु की तरह वो इधर उधर जा सकता है, इधर उधर जा सकता है। और पादप की तरह जो है वो खुद का खाना खुद, माने कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ये भी आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा वो जगह जहां पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, इन गट्स। हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, और उन अच्छे बैक्टीरियाज को हम क्या बोलेंगे? अच्छे बैक्टीरिया, माने कि गुड बैक्टीरिया। और इन्हीं बैक्टीरिया को, इसी जीवाणु को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एक पहला नाम है आपका ई कोली बैक्टीरिया।
इनको हम प्रोबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है, इनको हम प्रोबायोटिक्स के नाम से भी जाना जाते हैं। और अगर आपको पूछा जाए कि ये गुड बैक्टीरिया हमारे शरीर में कहां पर पाए जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा हमारी बड़ी आंत में पाई जाती है, बड़ी आंत में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं जी? ये बैक्टीरिया बहुत सारा काम करता है। ये एक्चुअली आपके डाइजेशन में भी मदद करेगा, और उसी तरह से हमारे शरीर में एक विटामिन की जरूरत होती है जिसका नाम है विटामिन के। उस विटामिन के को बनाने में वो मदद करेंगे, वो विटामिन के को बनाने में मदद करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। और विटामिन के का उपयोग क्या होता है हमारे शरीर में? विटामिन के को ये एक्चुअली ये रक्त का जो थक्का बनता है, वो थक्का बनाने में आपका विटामिन के मदद करता है, ये हमें पता है, बराबर है। और कोई है अपने यहाँ पे जो विटामिन के का केमिकल नेम बता सके? केमिकल नेम माने कि रासायनिक नाम बता सके विटामिन के का? जिसने बता दिया समझ लेना उसकी लाइफ झिंगालाला हो गई, उसकी लाइफ झिंगालाला हो गई, ऐसे समझ लो भाई साहब। चलिए बताए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे कि ये जो हमारे विटामिन के है, बहुत बढ़िया, फाइलोक्विनिन, बहुत बढ़िया, इसका नाम रहता है फाइलोक्विनिन, बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बैक्टीरिया और जीवाणु के बारे में जानते हैं, कुछ रोगों के बारे में जानते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में जैसे कि वैसे एक टेबल दिया गया है। देखिए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस माने कि टीबी हो गई, ये बैक्टीरिया जन्य रोग होता है। मिसल्स हो गया, ये वायरस से होता है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है। पोलियो भी वायरस से होता है, माने कि ये 4 डिसीज हो गई। उसके बाद कोलेरा की बात करूंगा तो बैक्टीरिया, टाइफाइड की बात करूंगा तो बैक्टीरिया की वजह से, हिपेटाइटिस ये वायरस के वजह से, और मलेरिया प्रोटोजोआ के वजह से होते हैं। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारी इंडिया में होने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा होता है जहां पे वो ये पूछेगा कि दिया गया जो रोग है या डिसीज है वो किसके वजह से होता है, और जनरली वो उसी डिसीज के बारे में पूछता है जो हमारे एनसीईआरटी के चार्ट में दिया है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा जो हमारे एनसीईआरटी से सीधे सीधे आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए क्या है, रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने एक बैक्टीरिया को खोज निकाला जिसके वजह से एंथ्रैक्स नाम का डिसीज होता है। कौन सा? एंथ्रैक्स नाम का डिसीज होता है। और इसी के बारे में अभी अभी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्प्लिन डिसीज किसे बोला जाता है? स्प्लीन डिसीज माने कि प्लिया, आप सभी को पता है प्लिया को होने वाला रोग, उसे दूसरा नाम है, उसे एंथ्रैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंथ्रैक्स बोला जाता है। और ये एंथ्रैक्स नाम का डिसीज जो है भाई साहब, खोज निकालने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रॉबर्ट कोच थे। और उसी तरह से बात यहीं पे नहीं थमती है, ये एंथ्रैक्स नाम का डिसीज ना बल्कि इंसानों में होता है, ये जानवरों में भी होता है। किन में होता है? जानवरों में भी होता है। इसका मतलब ये एंथ्रैक्स नाम का डिसीज जो है, ये कौन से प्रकार का डिसीज है? इसे हम जूनोटिक डिसीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिसीज भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जूनोटिक डिसीज का मतलब ये होता है कि ऐसा डिसीज जो जानवरों से इंसानों में आए या इंसानों से जानवरों में जाए, माने कि वो घूमता रहेगा इधर से उधर, उनको बोलेंगे हम जूनोटिक डिसीज। अब इसमें एक और बात आती है कि ये जो गैया और बाकी जो जानवर होते हैं उनमें जो है फूट और माउथ डिसीज होता है। क्या होता है? फूट और माउथ डिसीज होता है। वो वायरस के वजह से होता है, ये भी आपको याद रखना है। किसकी वजह से होता है जी? वायरस के वजह से होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बारे में आने वाले समय में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताएंगे सभी लोग, ये आपके एनसीईआरटी में एक जोड़ी लगाओ करके एक क्वेश्चन दिया है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, और आपको जोड़ी लगाना है। मैं इसके लिए आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देने वाला। अब आपको दिमाग लगाना है क्योंकि इनके बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया है, बराबर है। अब दिमाग लगाओ। सबसे पहले बताओ कि बैक्टीरिया की जोड़ी किसके साथ लगेगी? यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, ठीक है। जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे, थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं, है ना। सबको क्लियरली नजर आ रहा है? क्लियरली नजर आ रहा है तो सभी लोग इसके आंसर भी कर लेंगे क्लियरली कर लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए बताइए जी। बिल्कुल हिंदी में भी है जी, हिंदी में भी है। पहले हिंदी का देख लेते हैं। हाँ जी, क्लियर है।
चलिए बताइए, अगर मैं बैक्टीरिया की जोड़ी लगाऊंगा तो किसके साथ लगाऊंगा? चलिए बताइए, कोलेरा, एड्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन, क्या रहेगा? अब यहां पर सभी कुछ आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि राइजोबियम की अगर मैं जोड़ी लगाऊंगा, किसके साथ लगाऊंगा? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। उसके बाद अगर मैं लैक्टोबैसिलस की अगर जोड़ी लगाऊंगा तो ये किसके साथ लगेंगी? ये लगाएंगी भाई साहब, कहा गया ये दही बनाने का काम करता है, बराबर है। उसके बाद ईस्ट, माने कि जिसे हम क्या बोलेंगे? खमीर बोलेंगे। ये एक प्रकार की क्या है? फंगी है। ये कहां पे बनाते हैं? इसे हमने ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड्स, माने कि ब्रेड बनाने में वो मदद करेगी। उसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज कौन सा रहेगा जी? वो रहेगा आपका मलेरिया। कहा गया ये रहा मलेरिया। और वायरस की अगर मैं बात करूंगा तो वायरस से होने वाला डिसीज कौन सा रहेगा? अब मुझे बताइए, एड्स होता है कि कोलेरा होता है? तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी एड्स के साथ, माने कि बैक्टीरिया आ जाएगा आपका ई के साथ, माने कि कोलेरा के साथ। किसको किसको जमा है? जिसको जिसको जमा है एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे। ये जोड़ियां लगाओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी के ऊपर जो है बार बार क्वेश्चन भी पूछे गए, आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जोड़ी है। चलिए सभी लोग मुझे इसकी भी एक जोड़ी बता देंगे जिसके बारे में बताया नहीं गया। प्रोड्यूसिंग द एंटीबायोटिक, चलिए बताएंगे इसकी जोड़ी किसके साथ लगेगी? इसकी जोड़ी किसके साथ लगेगी? बहुत बहुत बढ़िया, ये गुलाबी हाथ, हाय हाय, वाह, एकदम एक नंबर। चलिए बताइए इसका आंसर। अगर मैं एंटीबायोटिक की बात कर रहा हूं तो एंटीबायोटिक बनाने वाले उस चीज का नाम क्या है जी? बिल्कुल नाम है जी, उसका नाम है फंगी। और उस फंगी का नाम क्या है जी? पेनिसिलियम। क्या नाम है? पेनिसिलियम जो है उस फंगी का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है? चलिए बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदी वाला है, ये भी आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया और वायरस के वजह से और केवल देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है, बैक्टीरिया वायरस से सिर्फ जीव माने कि जंतु को ही प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ। ओके, हिंदी में लगाओ। चलिए देख लिए, हिंदी में भी देख लीजिए एक बार, हिंदी में भी देख लीजिएगा एक बार। हिंदी वाले बच्चे जो है नाराज हो रहे, सॉरी माय मिस्टेक। चलिए बताइए, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए हिंदी में भी लगा दिए। जो बच्चे हिंदी नहीं लेने से नाराज हो रहे, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? अगर मैं बैक्टीरियम की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो जो पहले पता है उसके बारे में जान लेते, ठीक है। बैक्टीरिया की बात की हमने, तो बैक्टीरिया से होने वाला डिसीज कौन सा है आपका? हैजा। क्या है जी? हैजा है, ठीक है। और राइजोबियम के वजह से होने वाला भाई साहब, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? ये दही जमाने का काम करेगा। ईस्ट जो कि एक फंगी माने की कवक का प्रकार होता है। ये सेम ही आंसर है जी, मुझे पता है, पर हिंदी वालों को समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने हिंदी में भी वो क्वेश्चन को कन्वर्ट किया, ठीक है। तो हिंदी वाले में भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। इस क्या करेगी? ये ब्रेड बनाने का काम करेगी। प्रोटोजोआ से होने वाला एक डिसीज कौन सा रहेगा आपका? मलेरिया रहेगा। और वायरस के वजह से होने वाला डिसीज कौन सा? आपका एड्स है। क्लियर है? ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंसानों में देख लिया, जानवरों में देख लिया कि किस तरह से जीवाणु और विषाणु उनको इन्फेक्ट करते हैं, पर पौधों में भी वो रोग होते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया है, बहुत अच्छे से दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है एक्चुअली नाम बता रहा हूं, साइट्रस कैंकर नाम का एक डिसीज होता है जो पौधों में पाया जाता है, और वो बैक्टीरिया के वजह से होता है। क्या होता है? साइट्रस कैंकर जो है वो जनरली आपको नींबू नींबू के वंश के जो फल होते हैं उनके ऊपर नजर आते हैं। आपने देखा भी होगा, अगर किसी के घर में नींबू का पेड़ है तो उनके ऊपर जो है ये अगर आपको मान लीजिए ये नींबू है, ठीक है, ये नींबू है, उसके ऊपर जो है ऐसे काले काले धब्बे आ जाते हैं, ऐसे स्पॉट आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई फंगस चढ़ गई हो, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे बताए, किनके घर में जो है, किनके घर में नींबू का झाड़ है? किनके घर में नींबू का झाड़ है? अगर आपके घर में नींबू का झाड़ है, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा जब नींबू लग जाते, थोड़े से बड़े हो जाते, उनके ऊपर काले काले धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, बराबर है। वो काले काले धब्बे जो है और कुछ नहीं, वो एक बैक्टीरियल डिसीज है जिसका नाम है साइट्रस कैंकर। क्या नाम है उसका? साइट्रस कैंकर है, ठीक है, याद रखिएगा, अभी आपको याद रखेगा। जब कभी भी उस नींबू को देखोगे ना तो आपको याद आएगा कि इसको बैक्टीरिया वाली बीमारी हुई है जिसका नाम क्या है? साइट्रस कैंकर नाम है। क्या है? साइट्रस कैंकर है। और ये बहुत आम देखने को मिल रही है आजकल, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है,
फलों के ऊपर और बाकी जो चीजें उनके ऊपर बीमारियां फैलती जा रही है, ये इसी का एक उदाहरण है। उसके बाद फंगी का एग्जांपल बताता हूं, रस्ट ऑफ व्हीट, माने कि जो व्हीट प्लांट होता है उसके जो पत्ते होते हैं, इनके पत्ते के ऊपर जो है इस तरह के पत्ते होते हैं, व्हीट के बराबर है इस तरह के पत्ते होते हैं, और इन पत्तों के ऊपर जो है फिर से काले पीले धब्बे जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम रस्ट व्हीट। और जनरली ये रेड कलर के स्पॉट होते हैं, रेड कलर के स्पॉट होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में है। उसके बाद येलो वेन ऑफ मोसाइक भिंडी, यहाँ पे नाम ही दिया गया, उसको ओकरा के नाम से भी जानता है, ओकरा क्या बोला जाता है, ओकरा, और ये वायरस के वजह से होता है। तो ये भिंडी प्लांट जो होता है, भिंडी कौन कौन खाता है, भिंडी कौन कौन खाता है, चलिए बताइए। सभी लोग एक बार हाथ ऊपर करेंगे, भिंडी किस किस को पसंद है, मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है भाई साहब, ठीक है। और भिंडी की अगर मैं बात करूंगा तो भिंडी के ऊपर चढ़ने वाला जो रोग होता है उसके ओकरा, जो कि वायरस के वजह से होता है। क्लियर है, ये सभी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। ये एक्चुअली आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ये बिल्कुल लेडी फिंगर बोला जाता है इसको, ओकरा। इसमें जो पत्ते होते हैं ना भिंडी के, वो पीले पड़ जाते हैं। आपके घर में अगर भिंडी का पौधा है तो उसे थोड़ा सा एग्जामिन करेगा, जब एक पत्ता जो है पौधे का पीला पड़ गया ना भिंडी का, तो धीरे धीरे पूरे पत्ते पीले हो जाते हैं और भिंडी का झाड़ सूख जाता है। और ये किसके वजह से होता है जी, ये होता है आपका साइट्रस कैंकर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो साइट्रस कैंकर ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज है। क्या है जी, बैक्टीरियल डिसीज है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगले बार बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकरा। चलिए बताइए भिंडी का ओकरा, भिंडी में पाया जाने वाला ओकरा ये प्लांट, ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। येलो वेन मोसाइक भिंडी, ओके, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है आपके वायरस के वजह से। किसकी वजह से होता है, वायरस के वजह से होता है, ये भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच प्लांट डिसीज इज कॉज बाय द फंगी। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तीनों के तीनों एग्जाम्पल एक ही इसमें आ गए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। फंगी ये रस्ट ऑफ विस के नाम से जाना जाता है। गेहूं का जो पौधा होता है उसके ऊपर जो पत्ते लंबे लंबे होते हैं ना, उसके ऊपर लाल कलर के स्पॉट आ जाते हैं, जैसे कि जंग लग गई हो उस तरह के वो दिखाई देते हैं। तो रस्ट ऑफ विट ये फंगी की वजह से राइज। सभी लोग एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, रिवीजन कर लेंगे कि साइट्रस ऑफ कैंकर ये किसके वजह से होता है, रस्ट ऑफ विट अभी हमने देखा फंगी की वजह से। ये येलो वेन मोसाइक ऑफ भिंडी जिसे हम ओकरा बोले हैं, भाई साहब ये किसकी वजह से होता है, एक बार सभी लोग साथ में रिवाइज कर लेंगे। साइट्रस ऑफ कैंकर ये होता है आपके बैक्टीरिया के वजह से, और ये कहां पर नजर आता है, ये आपके नींबू का पेड़ जो है उसके जो फल होते हैं, नींबू के फल जो होते हैं उनके ऊपर नजर आएंगे। येलो वेन ऑफ मोसाइक ऑफ भिंडी ये भाई साहब आपके ये पत्तों के ऊपर नजर आता है, भिंडी के पत्ते जो होते हैं वो पीले पड़ जाती है, और ये एक प्रकार का वायरस वाला डिसीज होता है। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर को अल्कोहल कन्वर्ट में जो किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन करता है, देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन करता है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे दबाकर, और लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे, कोई रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। आज का जबरदस्त सेशन चल रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए जी सभी लोग इसका भी आंसर करते रहेंगे। लाइक बहुत कम कर दिया आप लोगों ने, है ना, तो लाइक भी करते रहना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा जी, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है तो उसको फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। आपको यहाँ पे कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। पाश्चराइजेशन एक ऐसी विधि होती है जहां पे दूध को गर्म किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है लगभग 60 से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और उसे अचानक ठंडा कर दिया जाता है। अचानक
ठंडा कर दिया जाता है और उसके वजह से क्या होता है, जो उसके अंदर जो जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से वो दूध खराब होने वाला होता है, वो एक्चुअली वहां पे मर जाते हैं। और इस प्रोसेस को खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम थे लुईस पाश्चर। क्या नाम था उनका? लुईस पाश्चर। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने पढ़ लिया। रेस्पिरेशन ये एक्चुअली ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया है। ये ऊर्जा उत्पादन करने वाली प्रक्रिया होती है। क्यों सर? क्योंकि इसमें क्या होता है जी, आपके शरीर में मौजूद जो ग्लूकोज होता है इसे कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के रूप में। किसके रूप में किया जाता है? एटीपी के रूप में किया जाता है। और फर्मेंटेशन माने की होता है किण्वन की प्रक्रिया, जिसमें अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन माने की अवायवीय शोषण होगा। क्या होगा? अवायवीय शोषण होगा। और इससे आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल बनता है, माने की जिसे बोलेंगे अल्कोहल भी बोल सकते हैं। क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। ये बातें आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर हो गया है? और ये करने के लिए एक्चुअली ग्लूकोज की किण्वन प्रक्रिया करने के लिए यहाँ पे आपको कवक और बैक्टीरिया दोनों भी मदद करते हैं, माने कि जीवाणु जो है वो भी मदद करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर उसके पहले एक चार्ट दिया है हमारे एनसीईआरटी में जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चार्ट को मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, तो सभी लोग अपनी सीट की बेल्ट बांध देंगे और जितनी बातें मैं बता रहा हूं सभी बातों को अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, साथ में दिमाग लिखेंगे, दिमाग में भी लिख देंगे। और उसी तरह से अगर आपको इसे कहीं पे नोट करना है तो नोट भी करके रख दीजिए। क्लियर है? अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं कि ग्लूकोज की अगर मैं डाइजेशन की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले आता है आपका साइटोप्लाज्म। क्या आता है? साइटोप्लाज्म, जिसे बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे जी? कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और इस कोशिका द्रव्य में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उसका नाम क्या है जी? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोजिन, ग्लूकोज, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। लिसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ना। माने कि यहाँ पे क्या किया जाता है? जो आपका ग्लूकोज है इसे तोड़ा जाता है। किसमें? सबसे पहले साइटोप्लाज्म माने की कोशिका द्रव्य में। जब इसको किसमें तोड़ा जाता है जी? इसको किसमें तोड़ा जाता है? इसमें तोड़ा जाता है पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में, या जिसे हम पायरुविक एसिड बोलेंगे या अम्ल बोलेंगे। ठीक है? इसमें तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे जो है 6 कार्बन वाला आपका ग्लूकोज है, इसे 2 कार्बन माने कि 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में तोड़ा जाता है। तो कितने पायरुविक एसिड बनेंगे? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैंने क्या पूछा? यहाँ पे 6 कार्बन वाला जो ग्लूकोज है इसे 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में तोड़ा जा रहा है। तो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 बनेंगे। 3 कार्बन वाले 2 बनेंगे ना। 6 कार्बन के 2 टुकड़े कर दो समान, तो 3 कार्बन के 2 बनेंगे ना भाई साहब। कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। तो यहाँ पे 2। फिर इस पायरुविक एसिड को फिर भेजा जाता है रिस्पेक्टेड साइट पे। अगर मैं बात कर रहा हूं अवायवीय शोषण की, अगर मैं बात कर रहा हूं अवायवीय शोषण की, तो जो ईस्ट में होता है, ईस्ट माने की खमीर में होता है, और इस पायरुविक एसिड का डाइजेशन किया जाता है जिससे आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, माने कि CH3 CH2 OH बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कहां होगा? खमीर में, अवायवीय शोषण में। उसके बाद मैं अगर बात करूं हमारे मानव शरीर में, अगर मैं बात करूंगा हमारे मानव शरीर में, तो मानव शरीर में भी कभी कभी अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय शोषण होता है। कब होता है? जब आप मान लीजिए पुलिस भर्ती की जो है, वो जो पुलिस भर्ती है भाई साहब, उसकी आप तैयारी कर रहे हो और बहुत जोर से दौड़ के आ जाए और आपके पैरों में ऐंठन आ गई, आपके पैर दर्द देने लगे, उस टाइम पे समझ जाना कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। क्या किए थे? ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, और ऑक्सीजन के कमी के वजह से आपके शरीर में बनता है लैक्टिक एसिड। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मानव शरीर में अगर अवायवीय शोषण होता है तो उसमें कौन सा एसिड बनता है? वो बनता है आपका लैक्टिक एसिड बनता है। कौन सा बनता है? ये वही लैक्टिक एसिड है जो भाई साहब आपके दही में मौजूद होता है। कहां पे? दही में। और उसी के बाद अगर ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसे तोड़ा जाए, पायरुविक एसिड को तोड़ा जाए, तो उसे बोलेंगे हम वायवीय शोषण। क्या बोलेंगे?
वायवीय श्वसन के नाम से उसे जानेंगे। और उसमें बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बनता है पानी, और यहां पे बनती है एटीपी। अगर मैं एटीपी की बात कर रहा हूं तो वायवीय श्वसन में कितने एटीपी बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं? 38 एटीपी बनते हैं। ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद रहना चाहिए। इसे जितने बार अगर आप लिखोगे, खुद होकर लिखने की कोशिश कीजिएगा, याद हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। देखते हैं कौन कौन इसका उत्तर करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो लाइक शेयर कर देंगे, ठीक है? लाइक भी करते रहेंगे, शेयर भी करते रहेंगे, बहुत बढ़िया। लाइक के प्रमाण कम हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। क्या बात है, आपने 1000 लाइक कंप्लीट कर दिए जी। ये मेरा प्यारा सा हार्ट आपके लिए, ठीक है? टीचिंग परीक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए जो जी जान से पढ़ाई कर रहे हैं, आप सभी के लिए, ठीक है? चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। विच प्रोसेस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? तो इसका आंसर रहेगा आपका वायवीय श्वसन। क्या रहेगा? वायवीय श्वसन। कोई मुझे बताए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का नाम क्यों नहीं लिखा गया है? क्या फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है? क्या फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है? तो एक बात मुझे बताइए, फोटोसिंथेसिस में अगर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है तो उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इस गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ओके जी, बी वालों को पोपो बी वालों को पोपो यहाँ पे बोला गया है। और एनएरोबिक माने कि अवायु मतलब क्या है जी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, इसका आंसर क्या रहेगा? विच बाय प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एनएरोबिक रेस्पिरेशन? चलिए, ये सभी के सभी क्वेश्चन हमारे आपके एनसीईआरटी से बनाए गए हैं। जो चार्ट मैंने अभी पढ़ा है ना, उसी से बनाए गए क्वेश्चन है। वो चार्ट अगर आपको समझ में आ गया, इसका मतलब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप फोड़ के आ जाओगे, इतना तो मुमकिन है, ठीक है? और एक बात मुझे बताओ भाई साहब, ठीक है? चलो बाद में पूछता हूं, बाद में पूछता हूं। चलिए, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। मानवों में अवायु श्वसन के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? यहाँ पे मानवों की बात हो रही है, यहाँ पे मानव की बात हो रही है, आपकी बात हो रही है। आपकी बात हो रही है तो गलत मत कीजिएगा। इसका आंसर रहेगा आपका लैक्टिक एसिड। क्या रहेगा? लैक्टिक एसिड रहेगा। और उसी तरह से अगर मानवों की जगह पे अगर ईस्ट लिखा होता, ईस्ट माने कि अगर खमीर की अगर बात होती तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या होता? चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए जी, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे कि अगर मैं इस मानव की जगह पे अगर ईस्ट या खमीर होता तो उस टाइम पे आपका आंसर क्या होता? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आप सभी लोग। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों भी होता। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी दोनों भी होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑर्गेनिज्म प्राइमरी परफॉर्म द एनएरोबिक रेस्पिरेशन? यहाँ पे बोला गया कि कौन सा जीव जो है वो मुख्य तौर पर अवायवीय श्वसन करता है। यह आपके आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। जल्दी जल्दी आंसर करते रहेंगे, कमेंट में लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से सेशन चल रहा है और इसी तरह से आपको एफर्ट लेने हैं कि आने वाले समय में ये जो यहाँ पे 1000 बच्चे दिख रहे हैं, ये 2000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आप पूरे के पूरे सेशन कर लेते हो ना भाई, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल दिल के गहराई से बोल रहा हूं कि ये पूरे सेशन अगर आपने कर लिए ना, तो भारत में जितने भी एग्जामिनेशन होती है उन सभी एग्जामिनेशन क्रैक करने में आप एलिजिबल हो जाओगे। कोई भी रहे, कोई भी, चाहे एसएससी रहे, आरआरबी रहे, सीटेट रहे, बीपीएससी रहे, एसटेट रहे, यूपी टेट रहे, सुपर टेट रहे, यूपीएससी क्यों ना रहे, उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए, वो भी क्वेश्चन में यहाँ पे ऐड कर रहा हूं। ठीक है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ईस्ट रहेगा। क्या रहेगा? ईस्ट रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द मेन एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन? वायवीय श्वसन,
और होता है एक अवायवीय श्वसन। बराबर है। इसका आंसर क्या रहेगा, सभी को पता है ना। इस बी किसने बोला, बी किसने बोला रे, बी किसने बोला, अभी अभी मैंने देखा था किसने बी बोला है। अरे भाई साहब, ग्लूकोज, वहां पे एनर्जी की बात हो रही है, वहां पे एनर्जी की बात हो रही है। और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है। अरे एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, एटीपी को बोला जाता है। बराबर है। ओके चलिए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होता गलत हो, पर अभी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, वायवीय और अवायवीय में एक कॉमन प्रोसेस होती है जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। क्या नाम होता है, ग्लाइकोलिसिस, माने कि ग्लाइकोलिसिस ये दोनों में भी कॉमन होती है। फिर अगर मैं वायवीय की बात करूंगा तो यहाँ पे बनने वाला जो पायरुविक एसिड होता है उसको तोड़ा जाता है ऑक्सीजन के मदद से, और इससे बनते हैं आपकी एटीपी, माने कि एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और इसे ही बोला जाता है ऊर्जा की इकाई। क्या बोला जाता है, ये ऊर्जा की इकाई, ये चलन है हमारे कोशिका का। बराबर है। और उसी तरह से मैं अगर अवायवीय की बात करूंगा तो पायरुविक एसिड को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में इससे बनता है आपका इथेनॉल, और बनता है आपका एटीपी। पर यहाँ पे कितने एटीपी बनेंगे, इतने बनते हैं, केवल और केवल 2 एटीपी बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 एटीपी बनते हैं, ये भी आपका ध्यान रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, ये आपको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अब गलत गलत ना करिए, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन ले रहा हूं वेराइटी के, तो आप गलत ना करेंगे, ठीक है। क्लियर है, ओके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अगर मैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं जो ईस्ट में होती है, तो उसमें बनने वाला जो बाय प्रोडक्ट होता है फ्रॉम अलोंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो एकदम इजी वाला है क्वेश्चन, एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। जिसने गलत कर लिया भाई साहब समझ लेना वो गधा है। जिसने गलत कर लिया उसको लड्डू फेंक के मारेंगे। क्या फेंक के मारेंगे, लड्डू फेंक के मारेंगे भाई साहब। इसका आंसर रहेगा आपका इथेनॉल। क्या बनेगा जी, इथेनॉल। और आपको याद भी रखना है, दारू बनाने के लिए, दारू बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, और साथ में ब्रेड बनाने के लिए, ये सभी चीजें बनाने के लिए केवल और केवल एक फंगी का इस्तेमाल किया जाता है। उस फंगी का नाम है साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी। क्या नाम है जी, साइक्रोमाइसिस सेरेवियस। अभी पता नहीं वेसी का आगे क्या है, साइक्रोमाइसिस सेरेवेसी उस कवक का नाम है जिसे हम ईस्ट बोलते हैं, या इसे ही बोला जाता है बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेकर्स ईस्ट बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। नेहा जी बोले कि जो लड्डू फेंक के मारेंगे वो मैं खा लूंगी। बहुत बढ़िया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। अभी इसका गलत नहीं करेंगे कोई भी, हाँ इसका कोई भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो गलत करेगा उसे मुर्गा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मुर्गा बनाएंगे। चलिए बताइए भाई साहब, एक बात मैंने हमेशा सुनी है कि क्लास हमारे कक्षा में जब कभी भी कोई गलती करता था तो टीचर जो है उसे मुर्गा ही बनाता था। ये कभी नहीं सोचा कि किसी को मुर्गी बनाया। कभी सुना आपने, मैंने तो कभी नहीं सुना, ठीक है, मैंने कभी नहीं सुना। तो हमेशा मुर्गा ही बनाया जाता है, ठीक है। इंसल्ट हो गई मुर्गे की भाई साहब। चलिए बताइए इसका आंसर कर देंगे। विच ऑर्गेनिज्म इज यूज इन बेकिंग ब्रेड्स, ईस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। और ये देखिए आपके एनसीईआरटी का चार्ट है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि बहुत सारे जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अच्छे होते हैं, जिसमें से एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और उसी के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चीज बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो चीज बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, पिकल्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत सारे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको भी बनाने में मदद किया जाता है। और उसी तरह से इन इंपोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर ये ईवीएस में क्वेश्चन आ सकता है। ईवीएस में क्या पूछेगा कि जो सूजी होता है, जो इडली होती है, जो भटूरा आप खाते हो, उसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका दही। क्या रहने वाला है, दही रहने वाला है। कैन यू गेस व्हाई, बैक्टीरिया और इस जो है उसे क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, और उसमें फर्मेंटेशन की वजह से इथेनॉल और क्या बनता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नए टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। नया टॉपिक है हमारा पानी पे आप जाते हैं, थोड़े से फिजिक्स के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए बताएंगे सभी लोग, डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट फ्रीजेस, ये आपके एक्चुअली सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके सुपर टेट में भी पूछा गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके सुपर टेट में भी पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। ये सेशन पूरी दुनिया के लिए रहेगा। आप दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन दो, ठीक है, जनरली अगर मैं स्पेसिफाइड भारत की अगर करा तो भारत में कोई भी एग्जामिनेशन दो, कोई किसी भी राज्य की दो, कोई भी सेंटर की एग्जामिनेशन दो, उन सभी के लिए सेशन है, ठीक है। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर जब फ्रीज हो जाती है तो क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, क्या हो जाता है? क्या बात कर रहे हो? और जिन्होंने इंक्रीज बोला है ना भाई साहब, उनको सच में गधा बनाना पड़ेगा, उनको सच में गधा बनाना ही पड़ेगा। एक बात मुझे बताइए भाई साहब, ये अगर आपका पानी है, ये अगर पानी है, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि बर्फ जो है वो यहाँ पे तल में जाकर गिरा हुआ पड़ा मिलता है। पानी में जब मैं बर्फ डालता हूं तो भाई साहब वो ऊपर नहीं होता है, वो नीचे जाकर बैठ जाता है। ये पढ़े हो, ये देखे हो आपने? साइंस इज एन आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। विज्ञान सीखना मतलब बुक पढ़ना नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन वाला है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रैक्टिकल वाला विषय है, सब्जेक्ट है। और हमने ये अक्सर देखा है कि जब भाई साहब तालाब में जब बर्फ बन जाता है तो वो तालाब के ऊपर नहीं है, नीचे जाके बैठ जाता है। भाई साहब जब फ्रीज हो जाएगा तो पानी का क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और पानी का बर्फ बन जाएगा तो डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? डेंसिटी का मतलब सीधा मान है उसका द्रव्यमान के बारे में सोचो ना भाई साहब, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपके घर में फ्रिज है, फ्रिज में क्या करना, एक बोतल में या एक ग्लास में पानी भर देना, पानी भर देना और उसको 2-3 घंटे के लिए वहीं पे रख दो। फिर जाकर आप देखोगे ना तो आपको बर्फ यहाँ पे ऊपर तैरते हुए नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी कम हो चुकी है, डेंसिटी कम हो चुकी है। पर गलती से अगर आपके घर में कोई ग्लास की बोतल है और इस ग्लास के बोतल में आपने पूरी तरह से पानी भर दिया और उसे अगर आपने फ्रिज में रख दिया तो इसका क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। डेंसिटी, हाँ कम ही तो होगा डेंसिटी, वही तो बोल रहा हूं मैं। सभी लोग मुझे बताएंगे, एक बोतल में मैंने पूरी तरह से पानी भर दिया और उसे जो है फ्रिज में रात भर रख दिया। जब दूसरे सुबह जाकर देखोगे ना भाई साहब तो वहां पे उस ग्लास के बोतल के टुकड़े टुकड़े होके रहेंगे। क्यों? 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 क्योंकि इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया जी, पानी का आयतन जो होता है, आयतन माने कि जिसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, वो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। क्या हो गया? वॉल्यूम बढ़ गया। इसे ही बोला जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, माने कि पानी का एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 4 डिग्री सेल्सियस के जाते ही भाई साहब बदल जाती है ना। माने कि पहले छुप के देख रहा है पर जैसे पास में जाओगे भग से चाकू मार देगा, ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एनसीईआरटी में हमें चार्ट दिया गया है, ये हमें एनसीईआरटी में चार्ट दिया गया है। देखो यहाँ पे दिखाता हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो वॉल्यूम, माने कि यहाँ पे आयतन लिखा हुआ है और ये है आपका तापमान, आप देख पा रहे हो यहाँ पे है आपका 4 डिग्री सेल्सियस। तो सभी लोग इस चार्ट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सभी लोग यहाँ पर मुझे बताइए, मैं अगर यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो है वॉल्यूम बड़ा है, माने कि आयतन सबसे ज्यादा है कि कम है? तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे पानी का आयतन सबसे कम है, पानी का आयतन जो है, आयतन जो है वो सबसे कम है, ये आपको याद रखना है। कौन से डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पर जैसे ही आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जब जाओगे तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। क्या लगेगा? बढ़ने लगेगा। और उसी के वजह से पानी की बोतल टूट जाएगी, फूट जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? उसके बाद देखते हैं सेकंड, डेंसिटी माने कि घनत्व के बारे में।
घनत्व के बारे में। यहां पे आप देख पा रहे हो ये 4 डिग्री सेल्सियस की लाइन है और यहां पे देख पा रहे हो पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसका मतलब उसका द्रव्यमान भी क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। इसका मतलब अब ग्राफ को देखो, अगर मैं 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहा हूं, ये ग्राफ नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है का मतलब क्या है जी, उसका जो घनत्व है वो कम होते जा रहा है। घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब बर्फ बन जाता है और इसीलिए इसीलिए वो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर तैरने लगेगा। क्लियर है, क्लियर है। बाउंस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, कुछ क्वेश्चन लेता हूं। आपका जो बाउंसर है भाई साहब फुल टॉस हो जाएगा, आप चौके मारने लगोगे। क्लियर है, क्लियर हो गया है। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या रहेगा। इसको मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, फास्ट। चलिए बताइए। देखिए ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सेंट्रल के एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। सेंट्रल के एग्जामिनेशन में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप कोई भी एग्जामिनेशन उठा लो, वहां पे कम से कम एक क्वेश्चन तो भी आपको पानी के बारे में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या रहेगा। एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व इन विच टेम्परेचर रेंज। तो इसका आंसर रहेगा आपका 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस। क्या रहेगा, 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। ओके, ये क्लियर है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। ये बोल रहा है कि व्हाट हैपन टू द डेंसिटी ऑफ वाटर व्हेन इट कूल्ड फ्रॉम द 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे बोल रहा है कि अगर मैंने 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जब अगर मैंने पानी को ठंडा कर दिया, माने कि यहां पर पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बन जाएगा, बर्फ बन गया है ना, फ्रीजिंग हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो उसके घनत्व के ऊपर असर क्या पड़ेगा। घनत्व माने कि सीधे बर्फ के बारे में आपको सोचना है। बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पर वही अगर मैं आयतन की बात करूंगा, देखिए 4 से 0 की तरफ अगर जाओगे तो आपका जो घनत्व होता है, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, वो डेंसिटी घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। और वही अगर मैं आयतन की बात करूंगा, मैं अगर आयतन की बात करूंगा, माने कि वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाता है। कौन से रेंज में, 4 से लेकर 0 के डिग्री सेल्सियस के रेंज में। ओके, क्लियर है। ये दोनों भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और रिमेन कांस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया है। एक बात मुझे बताइए, बर्फ पानी बनता है, बर्फ पानी बनता है, तो उस दौरान उसका तापमान के ऊपर क्या असर होता है। तापमान क्या हो जाता है, पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन समान रहता है, या चौथा ऑप्शन 0 हो जाता है, 0 नहीं 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए देखते हैं कौन इसका उत्तर करते हैं। बर्फ जो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, बराबर है, जब वो पानी में परिवर्तित हो जाता है तो उस केस में उसके तापमान के ऊपर असर क्या होता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए पर जितने बढ़िया आंसर कर रहे हो ना, उतना ही गलत भी कर रहे हो। याद रखिएगा, बर्फ जब पानी बन जाता है तो उस पानी का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। कितना होता है, माने कि बर्फ से पानी पूरा का पूरा बर्फ जब पूरा का पूरा पानी में परिवर्तित हो जाता है, तो जब वो परिवर्तित होता है तो उसका तापमान कांस्टेंट होता है, और वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। माने कि इसका आंसर क्या रहेगा आपका, समान होता है। क्या होता है, समान रहेगा। क्लियर है। और कितना होता है जी, वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डज आइस फ्लोट ऑन द वाटर। यहाँ पे बोला गया है कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता है। यह आपके आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है।
ये आपके आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं और इसी तरह से आंसर करते करते आगे बढ़ना है। और आपने लाइक भी जो है भाई साहब बहुत अच्छे कर दिए, 1.4 के लाइक हो चुके हैं। थोड़ा सा सभी लोग जोर लगाएंगे तो 1.5 के भी लाइक हो जाएंगे। चलिए जी, सभी लोग इसका भी आंसर करेंगे कि आइस हेवियर देन वाटर होता है, आइस इज लेस डेंस देन द वाटर होता है, आइस इज मोर डेंस होता है, कि आइस हैज नो डेंसिटी होता है। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उसका द्रव्यमान के बारे में सोचिए, तो आइस कैसे होता है, लेस डेंस होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। बहुत बढ़िया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोमलस, देखो असामान्य व्यवहार के बारे में पूछा गया है। ये हमारे एसएससी में, ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सॉरी, और ये साथ में आपके यूपीएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा नहीं है पर मैंने इसका एनालिसिस किया, मुझे पता है। द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, असामान्य व्यवहार जो है किसमें मदद करता है। देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। चलिए बताइए, आने वाले समय में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, ये याद रखिएगा सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने 1.5 के लाइक जो है वो भी कंप्लीट कर लिए, आप सभी परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ अबाउ। क्या रहेगा जी, ऑल ऑफ अबाउ। और आप सभी ने बहुत सही उत्तर किया है। माने कि जो आइस फ्लोट होते हैं किसकी वजह से, एनोमलीज बिहेवियर की वजह से, सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ ये भी आपका होता है उसी के वजह से। और मैं आपको बता दूं, जो आर्टिक और अंटार्कटिका जैसे जो प्रदेश है जहां पे हमेशा कम तापमान होता है, वहां पे अगर अगर आप देखोगे तो जो नीचे का पानी होता है, नीचे का पानी होता है और ऊपर जो है इसके बर्फ तैरते हुए नजर आएगा आपको। क्या नजर आएगा, बर्फ तैरते हुए नजर आएगा। तो इस पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसके नीचे नहीं जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे बना हुआ जो बर्फ होता है, बर्फ होता है, क्या ये उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है, यस और नो। चलिए पकड़ो, बी वालों को पकड़ो, पकड़ो मारो। चलो बताओ इसका आंसर क्या रहेगा। वहां पे जो बर्फ बना है, क्या वो उष्मा का सुचालक होता है या कुचालक होता है। ये, हाँ, चलिए देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सभी। हाँ, ये कैसे होता है, उष्मा का कुचालक होता है। और इसीलिए इसीलिए आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा, आपने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा। ऐसी कुछ चीज आपने कभी देखी है क्या, इसका नाम जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, बताइए। और इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे डब्बे नजर आएंगे, इसे क्या बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है। ये जनरली जो है, जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, जो बर्फीले प्रदेश होते हैं उनमें इस प्रकार के घर जो है आपको नजर आएंगे। और इसको क्या बोला जाता है, देखते हैं कौन इसका उत्तर करता है। और यहाँ पे ऐसा प्यारा सा दरवाजा भी रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर रहेगा आपका इग्लू। क्या बोला जाता है इसे, इग्लू बोला जाता है। और आपको यह पता रहना चाहिए कि ये इग्लू जो होते हैं ये पूरी तरह से आपके बर्फ से बनाए जाते हैं, ये बर्फ से बनाए जाते हैं। और अंदर में बहुत बढ़िया आपका भाई साहब रूम और कमरा होता है जिसमें अंदर बेड होते हैं, बाकी सब चीजें होते हैं। क्यों, क्योंकि बर्फ जो होता है ये उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है। और ये क्या करता है, उष्मा को बाहरी वातावरण से अंदर नहीं जाने देगा और अंदर का वातावरण जो गर्म बना रहता है। क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे, इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए जल्दी से, आई फॉर उगलू, उगलू नहीं जी, इग्लू, उगलू नहीं, इग्लू, इग्लू। मेरे घर में भी सीमेंट का उगलू है, सीमेंट का उगलू, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। द एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस। एकदम। अरे सबसे
सबसे छोटा न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जो सबसे छोटा है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका हाइड्रोजन रहेगा ना। क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा। क्यों हीलियम बोल रहे हो? हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में क्या होता है, ये न्यूक्लियस के बाद केंद्रक की बात हो रही है। केंद्रक की बात हो रही है जी, केंद्रक की बात हो रही है। और एक बात मुझे बताइए, हीलियम के न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, और हाइड्रोजन के इसमें कितना रहेगा? केवल और केवल एक प्रोटॉन। अब मुझे बताइए, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन रखने के लिए आपको बड़ा कमरा चाहिए रहेगा, और एक प्रोटॉन रखने के लिए उससे भी छोटा कमरा चाहिए रहेगा। और जो न्यूक्लियस होता है उसे हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, या न्यूक्लियन बोलते हैं। बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब प्रोटॉन वाला मान कि हाइड्रोजन वाला रहेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है क्या जी? चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, हाइड्रोजन के केंद्रक में न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। देखते हैं कौन कौन जो इसका सही उत्तर करता है फास्ट। चलिए बताइए जी। दिमाग लगाओ। बहुत बार पढ़ा है मैंने ये याद हो गया होगा आपका कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, ऑब्वियस है। तो चलिए एक बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वन ऑफ द एलिमेंट है। अगर मैं पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात कर रहा हूं, पूरे के पूरे आवर्त सारणी की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई एलिमेंट है तो वो है आपका हाइड्रोजन, जो सबसे पहला एलिमेंट है। कौन सा है? सबसे पहला एलिमेंट है। और सभी लोग मुझे बताएंगे हाइड्रोजन की खोज किसने की? हाइड्रोजन की खोज किसने की? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसी तरह से हमने हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स के बारे में पढ़े हैं, जिसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। जी बिल्कुल, ये फ्यूचर एलिमेंट है, बहुत बढ़िया। ये एक्चुअली ये फ्यूचर ईंधन है हमारा, ये फ्यूचर ईंधन है हमारा। ठीक है। आपका अगर प्रतिसाद अगर अच्छा रहता है, आप सभी लोग अच्छे से क्लास करते हो डेली, और जब आप 2000 के ऊपर बच्चों को इनवाइट करके बिठाओगे ना मेरे क्लास में, उस टाइम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद कराऊंगा, पूरा का पूरा एक एक एलिमेंट आपको याद कराऊंगा। जो एसएससी के प्रिपरेशन कर रहे, जो रेलवे की प्रिपरेशन करे, आप सभी को पता है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आना मतलब आना ही है। क्लियर है? क्लियर है? तो याद रखिएगा, खोज किसने की थी जी? कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? बहुत बढ़िया, कैवेंडिश ने की थी। और हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा तो इसके 3 आइसोटोप्स हमने पढ़े हैं, माने कि हमने समस्थानिक के बारे में पढ़ा है। समस्थानिक मतलब क्या होता है? समस्थानिक माने कि एक ही एलिमेंट के रूप होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है। प्रोटॉन की क्या रहेगी? संख्या समान रहेगी। इसका मतलब उनका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, जिसे हम क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या। क्या बोलेंगे? परमाणु संख्या जो होती है वो एक्चुअली सबकी समान रहेगी। कैसे रहेगी? समान रहेगी। जैसे कि यहां पर देखिए, प्रोटीन में, प्रोटियम में ये आपको एक प्रोटॉन नजर आ रहा है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, माने कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये आपके हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। क्लियर है? और उसमें अगर बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज होगी तो आपका ड्यूटेरियम और ट्रिटियम है। ड्यूटेरियम के बारे में मैंने आज ही बताया था, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O के बारे में हमने पढ़ा था, जिससे हमने क्या बोला था? भारी पानी बोला था। क्या बोला था? भारी पानी, माने कि जिसे हम क्या बोला था? हेवी वाटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद ट्रिटियम एक ऐसा आइसोटोप है जिसमें आपको एक प्रोटॉन नजर आ रहा है और 2 आपको न्यूट्रॉन नजर आ रहे हैं और साथ में एक आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। और ये कैसे होता है? जो आपका रेडियो एक्टिव होता है। कैसे होता है? रेडियो एक्टिव होता है आइसोटोप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। मंदक के रूप में इसे जाना जाता है। बहुत सही। ठीक है, चलिए क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सब लोग, इसका आंसर क्या रहने वाला है जल्दी से। बहुत बढ़िया, थैंक यू बीपीएससी टीचर 2025 जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बताइए, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैज 1 न्यूट्रॉन? चलिए बताइए, 1 न्यूट्रॉन किस में रहेगा? एक न्यूट्रॉन किस में रहेगा? वो रहेगा आपका ड्यूटेरियम में। बाकी के बारे में, सबके बारे में देख लेते हैं। प्रोटियम में
प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ड्यूटेरियम की बात करेंगे, प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी। ट्रिटियम की बात करो तो प्रोटॉन की संख्या कितनी, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी रहेगी, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं अगर प्रोटियम की बात करूं तो इसमें केवल और केवल एक प्रोटॉन रहेगा, इसमें 0 न्यूट्रॉन रहेंगे। मैं अगर ड्यूटेरियम की बात करूं तो इसमें एक प्रोटॉन रहेगा और न्यूट्रॉन कितना रहेगा, एक न्यूट्रॉन रहेगा। मैं अगर ट्रिटियम की बात कर रहा हूं तो इसमें एक प्रोटॉन रहेगा और कितने न्यूट्रॉन रहेंगे जी, 2 न्यूट्रॉन रहेंगे। तो इस तरह से आपको याद करना है, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और उसी तरह से अगर आपको ये पूरा का पूरा सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज चलने वाली है एट द एंड ऑफ दिस मंथ, माने कि जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी ना, पूरे के पूरे एनसीईआरटी के चैप्टर कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं 12वीं तक जितने भी एमसीक्यू निकलेंगे, सभी के सभी एमसीक्यू में आपको करवाऊंगा। बस आपका मोटिवेशन इसी तरह से रहना चाहिए, इसी तरह से आपने आंसर देने चाहिए, लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहना है, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे, और जो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उसका मैं कल नाम लूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल इसी समय पे ऊपर। तो कल फिर से एक बार एनसीईआरटी बेस पूरी की पूरी सीरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।